डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केन्जियन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको बॉन्ड मार्केट भी कहा जाता है, केन्जियन बॉन्ड्स मार्केट या मॉनेटरी मार्केट भी कहा जाता है। अब इससे जो है पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ या क्लासिकल मनी मार्केट या जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है और कैश बैलेंस अप्रोच है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मनी इज़ यूज्ड ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सिर्फ डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। एंड इंक्रीज़ इन मनी लीड टू इंक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल। इसके अलावा मनी का और कोई रोल नहीं है। लेकिन इसके बरक्स केन्जियन मार्केट में मनी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल रिगार्डिंग आउटपुट, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी is or money is not used as money is not just used as a medium of exchange, जबकि मनी का इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। चूँकि आज हम वो डिस्कस नहीं करेंगे जिसमें हम डिमांड फॉर मनी के जो मोटिव्स हैं फिर वो स्टडी करना, फिर लिक्विडिटी ट्रैप, तो वो उसके लिए एक अलग लेक्चर अपलोड कर लूँगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ केन्जियन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कर लेंगे। तो इस थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ अजम्पशंस हैं जिनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये थ्योरी है उन अजम्पशंस पर बेस करता है। तो वो अजम्पशंस कौन से हैं? अजम्पशंस मीन कंडीशंस हैं विच मस्ट बी फुलफिल्ड इन दिस थ्योरी। अगर वो फुलफिल्ड होंगे तो ये थ्योरी जो है फिर वर्क करेगी, अगर वो फुलफिल्ड नहीं है तो फिर ये थ्योरी वर्क नहीं कर सकती। तो यानी कि जो ये अजम्पशंस हैं, कंडीशन, इनके अंदर रहती हुई ये थ्योरी पेश की गई है बाय प्रोफेसर केन्स। तो इसमें पहला है कि ऑल फाइनेंशियल एसेट्स आर divided into ग्रुप्स। अब उसमें एक है मॉनेटरी एसेट्स, और नॉन मॉनेटरी एसेट्स। Monetary assets are the short-term most liquid assets और non-monetary assets are the long-term less liquid asset। तो जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो तो वो मॉनेटरी एसेट्स कहलाते हैं, जैसे करेंसी है। और नॉन मॉनेटरी एसेट वो हैं कि जो लॉन्ग टर्म लेस लिक्विड एसेट्स हैं, वो हैं बॉन्ड्स मार्केट। अब जो नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं वो डिफ़र करते हैं लिक्विडिटी के केस में। कुछ जो है कुछ ज़्यादा लिक्विड होते हैं, कुछ उससे कम लिक्विड होते हैं, और वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड उनके ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बॉन्ड मार्केट में डिफ़र करते रहते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न द डिमांड फॉर मनी रिलेटिव टू द बॉन्ड्स मार्केट या जो है नॉन मॉनेटरी एसेट्स इज़ टर्म्ड एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो इसको फिर प्रोफेसर केन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस का नाम दिया कि डिमांड फॉर मनी तो हम कर रहे हैं, वी नीड मनी, बट रिलेटिव टू नॉन मॉनेटरी एसेट्स, रिलेटिव टू बॉन्ड्स, तो रिलेटिव टू बॉन्ड्स जो हम डिमांड फॉर मनी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अब ये तो इसका पहला अजम्पशन हो गया। फिर सेकंड अजम्पशन है नैरो मनी सप्लाई M1 is considered on the basis of liquidity and time period, यानी मेच्योरिटी। लिक्विडिटी और मेच्योरिटी के बेस पर जो मनी सप्लाई है उसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है, जैसे M1 है, M2, M3, M4। तो उसके अंदर फिर लिक्विडिटी और टाइम पीरियड चेंज होता रहता है।
तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नैरो मनी सप्लाई, सिर्फ इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई वो है जो कैश इन हैंड है और डिमांड डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट्स हैं। तो सिर्फ ये दोनों हम कंसीडर कर रहे हैं कि मनी सप्लाई ये है इकोनॉमी के अंदर, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो थर्ड है मनी पेज नो इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ पे करते हैं, क्योंकि असल में बॉन्ड है क्या, बॉन्ड इज़ एन इंडेटेडनेस बिटवीन बारोअर एंड लैंडर। तो इन दोनों के दरमियान एक कर्ज़ादारी है कि एक देने वाला है और दूसरा बॉन्ड लेने वाला है, तो वो बॉन्ड इंटरेस्ट रेट पे करता है, जबकि मनी पेज नो इंटरेस्ट रेट। तो ये हो गया 3। और फोर्थ वन ये है कि बॉन्ड्स एंड अदर non-monetary assets are actual and other long-term financial assets. long-term फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि जो इकोनॉमी के अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं वो एक्चुअल बॉन्ड्स हैं, और इससे अलावा जो दूसरे नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं तो वो क्या हैं, अदर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। मीनिंग दैट कि इकोनॉमी के अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो एक तो बॉन्ड्स इकोनॉमी के अंदर मौजूद हैं, और इससे अलावा जो दूसरे नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जैसे उनके अंदर स्टॉक्स भी आ जाता है, उसके अंदर मॉर्टगेजेस भी आ जाते हैं, और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट एजेंसीज़ वगैरह भी उसके अंदर आ जाती हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं दूसरे तीसरे, और गवर्नमेंट एजेंसी सिक्योरिटीज़ भी आ जाती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की कोई यूनिवर्सिटी है या हॉस्पिटल है या दूसरे तीसरे हैं, तो वो अपने भी सिक्योरिटीज़ इशू कर लेती हैं एजेंसीज़ इन आर्डर टू मीट देयर एक्सपेंडिचर्स। और इसके अलावा गवर्नमेंट की अपनी सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे लोकल गवर्नमेंट की होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये अदर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स कहलाते हैं। ये लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के ये नहीं होते, मॉर्टगेजेस या स्टॉक, ये जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। अब ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ जो है वो है कि बॉन्ड्स आर ऑफ सेम नेचर। बॉन्ड्स आर ऑफ सेम नेचर, इसको होमोजीनियस भी कहा जाता है, या परपिचुइटीज़ भी कहते हैं कि परपिचुइटी मतलब कि वो सेम इंटरवल में इंटरेस्ट रेट पे कर दे देते हैं, बट नो रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। परपिचुइटीज़ बॉन्ड्स होते हैं। और इसके अलावा जो सिक्स्थ अजम्पशन है वो है कि मनी सप्लाई इज़ एक्सोजीनियसली गिवन, यानी कि जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर वो एक्सोजीनियसली गिवन है। वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो सेंट्रल बैंक है वो तय कर लेते हैं कि मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर कितनी होनी चाहिए। ड्यू टू दिस रीज़न मनी सप्लाई का जो कर्व है वो वर्टिकल होता है। अब ये थे कुछ अजम्पशंस जो क्लासिकल जो केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट है या बॉन्ड्स मार्केट या मॉनेटरी मार्केट, वो बेस करता है इन अजम्पशंस पर। अब इन अजम्पशंस को कंसिडर करते हुए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स इकोनॉमी के अंदर जो जितना भी वेल्थ है टोटल वो दो हिस्सों में तकसीम है, यानी WH वेल्थ इन द इकोनॉमी इज़ इक्वल टू मनी, जो मनी के फॉर्म में है, प्लस बॉन्ड्स या बॉन्ड्स के फॉर्म में इकोनॉमी के अंदर है। अब होता ये है कि अब इंटरेस्ट रेट तय करता है इकोनॉमी के अंदर कि
कितना जो अमाउंट है वो मनी के फॉर्म में होना चाहिए, जो है कैश की फॉर्म में होना चाहिए मनी, और कितना अमाउंट है जो बॉन्ड्स की फॉर्म में होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर हम एक इकोनॉमी ले रहे हैं, उस इकोनॉमी के अंदर टोटल वेल्थ है $50,000 उस इकोनॉमी के अंदर टोटल वेल्थ है इकोनॉमी के अंदर। अब होता ये है कि उसके अंदर हम सपोज कर लेते हैं कि जो 10,000 है $10,000 वो कैश के फॉर्म में है, बाकी जो 40,000 है वो किस फॉर्म में है, वो बॉन्ड्स के फॉर्म में है। अब होता ये है कि इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर जाता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस। जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ कर जाएगा तो पहले जितने भी जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हाउस होल्ड हैं, वो जाके बॉन्ड लेते हैं, और बॉन्ड लेने के लिए वो फिर अमाउंट पैसे पे कर लेते हैं, वो बॉन्ड लाते हैं, तो बॉन्ड उनको इंटरेस्ट रेट पे करता रहता है सेम इंटरवल पर, तो इनको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब वो इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाए तो डिमांड फॉर बॉन्ड डिक्रीज़ करता है कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट हम ले रहे हैं बॉन्ड, अगर इंटरेस्ट रेट के लिए, और इंटरेस्ट रेट ही आगे हमें कम मिल रहा है, तो बॉन्ड लेके हम क्या करेंगे। ड्यू टू दिस रीज़न इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है, तो डिमांड फॉर बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज़ करता है तो डिमांड फॉर बॉन्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब जब डिमांड फॉर बॉन्ड कम हो रहा है तो ऑन द अदर हैंड वो पैसे फिर क्या करेंगे, वो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ कर जाएंगे कि अब बॉन्ड नहीं लेंगे, अब वो पैसे अपने पास रखेंगे इन ऑर्डर टू मीट आवर डे टू डे ट्रांजेक्शन फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, तो वो फिर डिमांड फॉर बॉन्ड कम कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सबसे अहम रोल अदा करता है कि व्हेन एवर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, तो इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज़ कर जाता है तो डिमांड फॉर बॉन्ड इंक्रीज़ कर जाता है, और डिमांड फॉर मनी डिक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह लिखते हैं, इंटरेस्ट रेट, when interest rate increases then what happens, demand for bonds also increases, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट उनको ज़्यादा मिल रहा है। तो जब डिमांड फॉर बॉन्ड इंक्रीज़ कर जाता है तो डिमांड फॉर मनी फॉल कर जाता है। अब वाइस वर्सा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी या मनी डिमांड। तो इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, और ड्यू टू दिस रीज़न द मनी डिमांड इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड। ऑन द अदर हैंड जो मनी सप्लाई है वो एक्सोजीनियसली गिवन है, तो वो पर्टिकुलर वर्टिकल हो जाएगा। अब अगर हम ग्राफ से शो करें तो हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं कि ये है जी, अब यहाँ पे है एक्सोजीनियसली गिवन मनी सप्लाई, इसको M0 का नाम दे देते हैं, और ये है मनी डिमांड का केस, MD मनी डिमांड, और ये है MS मनी सप्लाई, और ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है वेयर मनी डिमांड इंटरसेक्ट मनी सप्लाई नॉट है, और ये है क्वांटिटी ऑफ मनी, और ये है इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर। तो ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि जहाँ पे डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी बोथ आर इक्वल। अब ये तो था एक कंसेप्ट जिसके थ्रू हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट वाज नेगेटिवली रिलेटेड टू डिमांड फॉर मनी। अब जब हम स्टडी करेंगे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, जो मोटिव ऑफ मनी है, तो उसमें भी हम मज़ीद इसमें इन डिटेल पढ़ेंगे कि हाउ मनी डिमांड इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। ये तो एक सिंपल कंसेप्ट था। इसके अलावा एक और कंसेप्ट से भी हम देख लेंगे कि हाउ मनी डिमांड इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। अब होता ये है कि डिमांड फॉर मनी हम करते क्यों हैं? असल में डिमांड फॉर मनी हम करते हैं अपनी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के लिए या एग्रीगेट डिमांड के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए वी डिमांड मनी। अब एग्रीगेट डिमांड है क्या? C+
आई प्लस जी। मतलब हम अपनी कंजप्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कर लेती है उसके लिए गवर्नमेंट को मनी की ज़रूरत होती है। तो इट्स मीन कि डिमांड फॉर मनी एंड एग्रीगेट डिमांड आर पॉजिटिवली रिलेटेड। व्हेन डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेज, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज, कोई भी एक इंक्रीज़ कर जाता है तो डिमांड फॉर मनी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाता है। अब जब ये दोनों सेम यानी पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एज वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर के एग्रीगेट डिमांड इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। हाउ इट इज़ नेगेटिवली रिलेटेड? कंजप्शन जब इंक्रीज़ करता है इट इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। जब लेट्स सपोज अगर एक पर्सन है उसको कोई कार वगैरह लेनी है तो वो जाता है बैंक के पास। अगर बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर ले तो वो कार वो नहीं ले सकता क्योंकि कॉस्ट ऑफ बारोइंग इंक्रीज़ कर रहा है। ड्यू टू दिस रीज़न कंजप्शन डिक्रीजेस, तो इट इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टमेंट के केस में व्हेन अ पर्सन जब जाता है बैंक के पास, जो है इन्वेस्टमेंट प्लान लेके वो बैंक के पास जाता है कि उसको इतना अमाउंट चाहिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर ले। अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है, बैंक ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर ले इंटरेस्ट रेट की मद में, तो जो कॉस्ट ऑफ बारोइंग है वो इंक्रीज़ कर जाता है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ कर जाता है। ड्यू टू दिस रीज़न वी कैन से दैट इन्वेस्टमेंट इज़ आल्सो नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के केस में गवर्नमेंट ये कर लेती है, या तो बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाती है जहाँ पे लोन लेने के लिए। अगर वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर ले तो गवर्नमेंट के लिए वो जो स्पेंडिंग है वो उसकी बारोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना है। ड्यू टू दिस रीज़न गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीजेज। या ये होता है गवर्नमेंट खुद अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं, इससे पहले अजम्पशंस में हमने देखा था गवर्नमेंट खुद भी अपनी बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ हैं वो इशू कर लेती है इन ऑर्डर टू मीट देयर एक्सपेंडिचर्स। अगर गवर्नमेंट खुद सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड इशू कर ले, अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना हुआ तो गवर्नमेंट वो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ इशू नहीं करेगी क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट ने कम इंटरेस्ट रेट पे करना हुआ तो गवर्नमेंट ज़्यादा बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ इशू कर लेगी ताकि वो एक्सपेंडिचर कर ले। तो इट इज़ आल्सो नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। जब तीनों कंपोनेंट, ये हम क्लोज्ड इकोनॉमी ले रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड नेट एक्सपोर्ट हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, तो एग्रीगेट डिमांड के तीनों कंपोनेंट के केस में हमने देखा इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जितने भी कंपोनेंट हैं ऑफ एग्रीगेट डिमांड के दे आर नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। अब एग्रीगेट डिमांड ही जब इंटरेस्ट रेट से कम होता है तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाता है। तो इस कंसेप्ट से भी हम देख सकते हैं देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।